आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम भारत और नेपाल के रिश्तों में चीनी की मात्रा का विश्लेषण करेंगे और इसके लिए मैंने नेपाल जाकर वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से खास तौर पर बात की है। कुछ समय पहले तक नेपाल दुनिया का अकेला हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। भारत और नेपाल में हिंदू बहुसंख्यक हैं और भारत और नेपाल के बीच रोटी और बेटी के रिश्ते रहे हैं। आज भी अगर आप नेपाल जाएं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप भारत में ही हैं, किसी और देश में नहीं। हमारी सीमा कंटीले तारों से बिल्कुल मुक्त रही है, पर पिछले कुछ दिनों में नेपाल और भारत के रिश्तों में कांटे जरूर आ गए हैं। नेपाल के प्रति हमारी विदेश नीति हमेशा बड़े भाई की रही है, पर अब वो बराबरी के दर्जे की मांग कर रहा है। इस बदलाव के पीछे चीन की चाल मानी जाती है। एक पुराने दोस्त से रिश्ते खराब होने पर देश के मन में, आप सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं। हमारा मानना है कि पड़ोसी के दिमाग में क्या चल रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है, वो भी तब अगर पड़ोसी का पड़ोसी चीन हो। नेपाल से भारत के मन की बात आज आप सबको जरूर सुननी चाहिए और केपी शर्मा ओली से मैंने वो सारे सवाल पूछने की कोशिश की जो आप सबके दिमाग में रहते हैं। इसके बाद हम कृषि कानूनों के भविष्य का विश्लेषण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कल इस विषय पर अपना फैसला सुनाएगा। आज कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि वो नए कृषि कानूनों को लागू करने पर फिलहाल रोक लगा सकती है। कानूनी भाषा में अगर कहें तो स्टे लगा सकती है और ये रोक किसान और सरकार के बीच सहमति बनने तक जारी रह सकती है। कोर्ट इस मामले में एक कमेटी भी बना सकती है जो सरकार और किसानों को समाधान के लिए तैयार करने का काम करेगी। वैसे हम ये बात आपको शुरू से बता रहे थे कि इस मामले में कोई बीच का रास्ता ही निकलेगा और वो भी अदालत की दखल के बाद, और अब ये लगभग साबित होता दिख रहा है। तो अब इस आंदोलन के भविष्य का डीएनए टेस्ट भी आप हमारे साथ आज जरूर देखें। और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है, जिसकी आज काफी चर्चा हो रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की असभ्यता भी चर्चा में है। वैसे तो क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, पर कल से आज तक ऑस्ट्रेलिया ने हमारे खिलाड़ियों के साथ जो कुछ किया उसका विश्लेषण अब जरूरी हो गया है, ताकि सभ्यता के सफेद हाथियों का काला रंग दुनिया के सामने आ सके। और जैसा आप जानते हैं, डीएनए टेलीविजन के माध्यम से दुनिया के 180 देशों में देखा जाता है, लेकिन इस समय आप डीएनए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी लाइव देख सकते हैं। जो दर्शक इस समय टेलीविजन पर हमें नहीं देख पा रहे हैं, वो इन तमाम सोशल मीडिया के माध्यमों से भी डीएनए को लाइव देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। नए कृषि कानूनों पर कल सुप्रीम कोर्ट बड़ा आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट तीनों कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगा सकता है। आज सुनवाई में केंद्र सरकार से निराशा जताते हुए चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की बेंच ने एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की अध्यक्षता के लिए पूर्व चीफ जस्टिस R.M. लोढ़ा के नाम का प्रस्ताव रखा। इससे पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं लगा सकती, तो ये फैसला कोर्ट को लेना होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा, कानून संविधान के खिलाफ नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार मामले को सही तरीके से सुलझाने में अभी तक नाकाम रही है। कोर्ट ने कहा, किसी दिन शांति भंग हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि खून खराबे का कलंक हम पर लगे। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केस के शुरुआत में साफ तौर पर केंद्र सरकार को डांटते हुए कहा कि इस तरह से इतने दिन हो गए हैं, वार्ताएं चल रही हैं, डायलॉग चल रहे हैं, 8 बार वार्ताएं हो चुकी, सफल क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं आपकी वार्ताएं सिरे चढ़ रही। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के वकील से पूछा कि कानूनों पर रोक लग जाएगी तो क्या किसान आंदोलन खत्म कर देंगे। किसानों के वकील जवाब नहीं दे पाए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि किसानों से कहें कि वो बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को घर भेज दें। ये चीफ जस्टिस का संदेश है। सरकार ने कहा कि कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो उसका सम्मान करेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के साथ बैठकर समाधान निकालने की कोशिश जारी रहेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है। 15 तारीख को वार्ता का अगला दौर है और संभवतः हम रास्ता समाधान करने में सफल हो सके। लेकिन कांग्रेस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट को सरकार को ये कहना पड़ा
कि अगर तुमसे नहीं होता तो हम कानून स्टे कर देते हैं। इससे बड़ा नकारापन शायद 73 साल में किसी सरकार के साथ नहीं हुआ होगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज कई विपक्षी दलों के नेताओं से चर्चा की और साझा रणनीति बनाने की बात कही। वहीं किसान नेताओं ने कहा कानून रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में भी ये सरकार को कहा था कि किसानों के साथ में सरकार बैठकर बातचीत करे। कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी और इसका सारा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा कि नेता वैक्सीनेशन के लिए अपनी बारी का इंतजार करें। प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि जनप्रतिनिधि फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैटेगरी में नहीं आते। एक प्रकार से हमारा इन हाउस व्यवस्था है। पहला फ्रंटलाइन वर्कर्स है, कोरोना वॉरियर्स है, सेकंड फ्रंटलाइन वर्कर्स है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोरोना वैक्सीन के लिए सरकार से ऑर्डर मिल गए हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सीरम को 1 करोड़ 10 लाख कोविशील्ड डोज के लिए पहला ऑर्डर दिया है। हर डोज की कीमत 210 रुपए होगी। वैक्सीन को गुजरात ले जाने के लिए पिंपरी चिंचवाड़ के अकूडी इलाके से 6 कंटेनर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट पहुंच गए हैं। अब यहां से किसी भी वक्त वैक्सीन पुणे एयरपोर्ट पहुंचेगी, जहां से इसे गुजरात भेजा जाएगा। 16 जनवरी से पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा, जिसमें पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। देश में बर्ड फ्लू बीमारी का दायरा बढ़कर 10 राज्यों तक पहुंच गया है। आज दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हो गई। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों से कहा कि उन्हें देखना होगा कि बर्ड फ्लू को लेकर अफवाहें न फैलें। जितना अधिक कोऑर्डिनेशन होगा उतनी ही तेजी से हम बर्ड फ्लू के नियंत्रण में सफल होंगे। बर्ड फ्लू को लेकर लोगों में अफवाहें न फैलें, इसे भी हमें देखना होगा। वहीं दिल्ली में बतखों की बर्ड फ्लू से मौत की पुष्टि के बाद राजधानी में बाहर से आने वाले डिब्बा बंद चिकन पर रोक लगा दी गई। चाहे लाइव स्टॉक हो, चाहे पैक्ड एंड प्रोसेस्ड चिकन स्टॉक हो, दोनों पर अभी दिल्ली में बाहर से लाके बेचने पे पाबंदी रहेगी। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बर्ड फ्लू को लेकर राज्यों को पहले ही एडवाइजरी दे दी गई थी। 2 पड़ोसी देशों की डिप्लोमेसी में एक मान्यता है कि आप सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते। और जिस पड़ोसी को आप बदल नहीं सकते, उनके बारे में जानना और अपनी समझ बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। नेपाल हमारा एक पड़ोसी देश है। आमतौर पर माना जाता है कि भारत और नेपाल बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, और यह बात सही है। घनिष्ठ मित्र रहे हैं और दोनों देशों की यह मित्रता हजारों वर्षों पुरानी है, जिसके केंद्र में हमारी संस्कृति भी है और हमारा धर्म भी है। लेकिन पिछले कुछ समय में भारत और नेपाल के बीच जो नए नए विवाद हुए हैं, वैसा पिछले 70 वर्षों में कभी नहीं हुआ। नेपाल ने पहले भारत के नक्शे पर आपत्ति जताई, फिर अपना नक्शा रिलीज कर दिया। इसके बाद श्री राम के जन्म स्थान और फिर महात्मा बुद्ध को लेकर ऐसे दावे किए, जिससे नए विवादों की शुरुआत होती चली गई। ये बातें तब हुई जब भारत और चीन के बीच गलवान में लगातार तनाव बना हुआ था। इससे भारत के लोगों के मन में यह धारणा बन गई कि भारत और नेपाल की सदियों पुरानी दोस्ती के बीच अब चीन की एक दीवार आकर खड़ी हो गई है। दोनों दोस्तों के रिश्ते में किसी तीसरे देश की वजह से आई समस्याओं को समझने के लिए हम नेपाल की राजधानी काठमांडू गए। वहां हमने भारत और नेपाल संबंधों में वहां के सबसे विवादित दौर में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से बात की, क्योंकि हाल के दिनों में जितने भी सारे विवादित बयान आ रहे हैं, वो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की तरफ से ही आ रहे हैं। इसलिए हमें यह लगा कि केपी शर्मा ओली से सीधे बैठकर
आमने सामने बैठकर बात करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि उन्हें उनके मन में ऐसी कौन सी बात खटक रही है और चीन ने उन्हें ऐसा क्या दे दिया कि वो आजकल बदले बदले से दिखते हैं। इसलिए अब आप इस इंटरव्यू को बहुत ध्यान से देखिए। ये हमने काठमांडू में उनके घर पर रिकॉर्ड किया है और इस इंटरव्यू के दौरान हमने जानने की कोशिश की कि ओली के मन में क्या है और आपके मन में केपी शर्मा ओली को लेकर जितने भी सवाल हो सकते थे या हो सकते हैं वो सब हमने इस इंटरव्यू में उनसे पूछे हैं। नमस्कार, इस समय हमारे साथ नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी हैं और भारत में और नेपाल में दोनों जगह आम लोगों के बीच में भी भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में लगातार बातचीत होती है और खास तौर पर भारत के लोग इस समय जरूर ये चाहेंगे कि वो ओली जी की बात सुने। तो ओली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये समय देने के लिए। धन्यवाद आपको। ओली जी, भारत और नेपाल हमेशा राम लक्ष्मण की तरह रहे हैं और आप तो अक्सर रामायण के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जो है वो ये कहने लगा है राम से कि अब मुझे भी बराबरी का दर्जा चाहिए और अब हम बराबरी के हिसाब से रहेंगे। ये अचानक हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे नेपाल के मन में कोई बात खटक रही है, जैसे अचानक से परिवार में होता है ना कि छोटे भाई को अचानक कोई बात खटकने लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो आपको ऐसा लगता है कि भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो इस दौर से गुजर रहे हैं इस समय? देखिए, आपका क्वेश्चन भी बताता है कि इंडिया राम है, हम लक्ष्मण हैं। इसके कई अर्थ होते हैं। इंडिया भगवान है, हम उसके छोटे भाई हैं। इंडिया बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं। मैं कहता हूँ भूगोल में, जनसंख्या में छोटे और बड़े हो सकते हैं, मगर हम हमेशा से सार्वभौम समानता की बात करते हैं। अर्थात हम छोटे या बड़े नहीं हैं। साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं, मगर राष्ट्र के रूप में, एज ए नेशन, एक देश के रूप में छोटे बड़े ये फीलिंग रखेंगे तभी बॉस होता है। इसमें कुछ जरूर कुछ प्रॉब्लम इस सेंटिमेंट में है और हम चाहते हैं कि हम दो देश, सार्वभौम सत्ता संपन्न देश, सुवरेन देश, दो पड़ोसी देश, दो पड़ोसी मित्र देश जो एक रीजन में रहते हैं, हमारा संबंधों को उसी तरह से जानना चाहिए। ये पुराने ज़माना नहीं है, ये कॉलोनियल एरा नहीं है, ये एरा स्वाधीनता का एरा है, पारस्परिक सम्मान का एरा है। एक चीज़ ये है जिसको हमें मानना चाहिए। दूसरा, हाँ, डिबेट हो रहा है, डिबेट चलता है। डिबेट ही सत्य को बाहर लाता है। वादे वादे जायते तत्वबोध। बहस ना करें तब सत्य को पता लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारा ट्रेडिशन भी है। जब दुनिया अंधकार में थी, त्रेता युग में जनकपुर में यज्ञवल्क्य, गार्गी, अष्टवक्र वगैरह बहुत सारे ऋषियाँ और विदुषियाँ शास्त्र के बारे में, दर्शन के बारे में, जीवन जगत के बारे में विवादें करते थे। तब दर्शन का अभ्युदय हुआ। दर्शन यहीं से पैदा हुआ था ना। हालांकि यूरोपियन सब दर्शन का, साइंस का उद्गम अरस्तु से मानते हैं। अरस्तु तो ईसा पूर्व 600 साल के, उससे कई साल पूर्व, उसके 1500 साल पूर्व यहाँ दर्शन के बारे में चर्चा होता था, विचार विमर्श होता था। इसलिए बहस होना अच्छा है। बहस स्वस्थ होना चाहिए और सत्य को पता लगाने के
मकसद से होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि अब आप भारत को बॉस मानने से इनकार करते हैं, उसी पर बहस है। अब भारत अगर कल समझता होगा, आज भारत अपने को बॉस नहीं समझता, इसलिए उस पर बॉस का और आपको लगता है कि बॉस नहीं समझता लेकिन बड़ा भाई समझता है? और हमारे संस्कारों में तो बड़े छोटे का हमेशा जो प्रेम बना रहता है। देखिए, आप 68 साल के हैं, मोदी जी 70 साल के हैं, तो ऐसे भी आपके बड़े भाई हुए, तो आप भी कभी भी फोन उठाकर उनसे सीधे बात कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर से, हाँ, व्यक्तिगत तौर से वो हमसे बड़े हैं उम्र के हिसाब से। जब हम दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे तो दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, बड़ा प्राइम मिनिस्टर छोटा प्राइम मिनिस्टर नहीं, दो सोवरेन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स बैठेंगे। वहाँ कई देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स बहुत छोटे उम्र के हैं, अभी बहुत छोटे उम्र के। जब हम पॉलिटिक्स में लगे तब वो पैदा भी नहीं हुए थे। बिल्कुल ऐसे छोटे उम्र के हैं, फिर भी प्रेसिडेंट हैं। बड़े राष्ट्र के हों, छोटे राष्ट्र के हों, प्रेसिडेंट हैं। हर प्रेसिडेंट के साथ उनका बराबरी का रिश्ता होगा, प्राइम मिनिस्टर का बराबरी का रिश्ता होगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के वजह से हिसाब से। इसमें मोदी जी को कोई एतराज नहीं है। मोदी जी बराबरी की हैसियत से संबंध बनाने में उनको कोई एतराज नहीं है। मगर मेरे बातों को लेकर कि मोदी जी का बराबरी का प्राइम मिनिस्टर हूं बोला, इसको बुरा मानने वाले बहुत लोग हैं। तो मैं क्या करूं? मैं हर आदमी के उनके बातों के पीछे तो नहीं जा सकता। मैं देशों का बात कर रहा हूं, व्यक्ति का बात नहीं। इस समय नेपाल कई बार ऐसा लगता है कि भारत और चीन के बीच में फंस गया है। एक तरफ चीन है, एक तरफ भारत है, और दोनों को खुश रखना है, दोनों को प्रसन्न रखना है, और ये दोनों देश आपस में बात नहीं कर रहे हैं इस समय। तो दोनों देशों की आपके साथ ये एक्सपेक्टेशन है कि आप उनके साथ रहेंगे, तो आपको भी कभी ये एक डिप्लोमेटिक डिस्कम्फर्ट होता है दोनों के बीच में एक इक्वेशन बनाकर चलने का? एक चीज़ है, दोनों हमारे पड़ोसी हैं और पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता। ये आकार में, जनसंख्या में, डेवलपमेंट में आगे हैं दोनों। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि हम अगर प्रोडक्शन कर पाए तो ये बड़े मार्केट्स हैं। अब प्रोडक्शन नहीं कर पाए तो उनका उत्पादन हमको कंज्यूम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम चाहते हैं जो हमारा असमानता है वो इस चीज़ पर है, व्यापार में असमानता है, प्रोडक्शन में असमानता है, असंतुलन है। इस असंतुलन को मिटाना चाहिए। दो फर्क पॉलिटिकल सिस्टम्स, इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम ऑल्सो, इसमें भी कुछ भिन्नताएं हैं। ऐसे पड़ोसियों के बीच में हम हैं और हम बिल्कुल संतुलित संबंध दोनों से रखना चाहते हैं। एक का कार्ड दूसरा से खेलेंगे ऐसा नहीं है, नहीं खेलेंगे। ये खेलने से किसी का भी भलाई नहीं होगा। आप से हम कुछ बात करेंगे, कार्ड प्ले करेंगे, दूसरा से कार्ड प्ले करेंगे, तीसरा दिन पता चल जाएगा। इसलिए ये कार्ड प्ले करने का और छकाने का तरीका बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। हम इस शैली में नहीं जाएंगे। जी, लेकिन मैं आपको भारत के लोगों का सेंटिमेंट बताना चाहता हूं। चीन के साथ हमारा गलवान के ऊपर विवाद हुआ, लद्दाख के ऊपर विवाद हुआ, फिर बातचीत बंद हो गई, लगातार वो चल रहा है। जैसे ही वो हुआ, अचानक आपने काला पानी के बारे में स्टेटमेंट दे दिया, आपने भी नक्शा बदल दिया, और लोगों को ये लगने लगा कि ये सब कुछ एक साथ क्यों हो रहा है, अचानक क्यों हो रहा है। और लोगों को ये लगा, भारत के लोगों को, कि नेपाल जो है इस समय, नेपाल को तो चीन के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देना चाहिए था। जैसा कि देखिए, भारत को बहुत समर्थन मिला बाकी देशों से, अमेरिका से मिला, फ्रांस से मिला, बाकी लोगों से भी, जो लोगों ने कहा कि इस तरह का वायलेशन LAC का नहीं होना चाहिए।
लेकिन नेपाल ने नहीं दिया, बल्कि नेपाल ने कहा कि अब मुझे भी मेरी टेरिटरी चाहिए। आपकी बात जरा भटकाने वाली है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि गलवान से हमारा लेना देना कुछ नहीं है। आपको मैं समझाऊं, दिल्ली ने 8वां एडिशन अपना मैप पब्लिश करवाया। कश्मीर और लद्दाख का बात था, वहीं पर सीमित रहता हो जाता। फिर नेपाल का टेरिटरी, उसमें नेपाल का टेरिटरी को शामिल करने का कोई ज़रूरत नहीं था। हमने उस नक्शे के ऊपर डिप्लोमेटिक नोट भेजा, वार्ता का प्रस्ताव रखा, और वार्ता के जरिए यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, इसको समाधान करना चाहिए। आप लोगों ने जो 8वां एडिशन छपवाया, ये ठीक नहीं हुआ, ये हमने बोला, उसका कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी नहीं हुआ। अब गलवान से हमारा क्या लेना देना है? आप नक्शा छपवाते हैं उसी वक्त, तो हमको लिखना पड़ा कि ये नहीं करना चाहिए था जी, और फिर रास्ता बनवाया गया हमारी टेरिटरी पर और इनागुरेशन किया गया, उद्घाटन। हमने फिर डिप्लोमेटिक नोट लिखा, रिक्वेस्ट किया, बातचीत किया जाए, ये ठीक नहीं हुआ। गलवान से क्या लेना देना है? वहां उद्घाटन होता है, हमने विरोध किया उद्घाटन का, गलवान से मिलाकर उद्घाटन क्यों किया गया? उसी वक्त उद्घाटन करने का क्या जरूरी था? अब अच्छा, आपको लगा कि अब बताइए जी, गलवान से हमको क्यों जोड़ते हैं? और दूसरा, दूसरे देशों का पॉलिटिक्स, किसी का साइड लेने का पॉलिटिक्स, हमारा पॉलिटिक्स नहीं है। हमारा पॉलिटिक्स है पॉलिटिक्स ऑफ न्यूट्रलिटी, तटस्थता का हमारा नीति है। हम दोनों पड़ोसियों के बीच तटस्थ रहेंगे। वार्ता नहीं हो रहा है तो हम वार्ता शुरू कराने की कोशिश करेंगे। दोनों मित्र हैं, हम प्रेसिडेंट शी से भी बात कर सकते हैं, ली खशियांग से भी बात कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर से, वैसे ही मोदी जी से भी बात कर सकते हैं। दोनों तरफ हमारे मित्र हैं। हम दोनों मित्र के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको हटाने में और संबंधों को, ऐसा ही तो कहते हैं सबसे बड़ा ताकत क्या है? मित्रता। आपको ऐसा लगता है कि आप शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच कुछ इस तरह की मध्यस्थता कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जिसमें आप कोई रोल निभा सकते हैं एज ए न्यूट्रल एम्पायर? हाँ, ऑफ कोर्स। पर वो कैसे होगा? हम दोनों और बात करेंगे कि आप लोग बातचीत पर बैठ जाइए, क्योंकि हमारे लगभग समवयस्क साथी सब हैं। 1-1.5 साल कोई बड़ा होगा, 1-1.5 साल कोई छोटा होगा, समवयस्क हैं। लंबे समय से हम पॉलिटिक्स में हैं सब। बिल्कुल। इसलिए हम साथी जैसे ही हैं ही नहीं, हम साथी ही हैं। पर ये सब तो तब होगा जब आप सरकार में बने रहेंगे, क्योंकि अप्रैल और मई में चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव के बाद आपको क्या लगता है, आपकी दोबारा से वापसी होगी या इस बार कोई और आएगा? हाँ, आपकी प्रश्न बहुत अच्छा है। हमारा पार्टी इस बार मेजॉरिटी लाएगी, मुझे उम्मीद है। एकदम कमजोर हालत हुआ तो भी मेजर पार्टी हम ही होंगे, और इलेक्शन के बाद भी गवर्नमेंट को लीड हमें ही करना पड़ेगा शायद। इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहूँगा सब साथियों को कि इलेक्शन के बाद नेपाल भारत संबंध को और ऊंचाई में पहुंचाने के लिए हम और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे।
मैं जो सेंटिमेंट की बात कर रहा था, और हम क्योंकि क्रिकेट तो आप देखते ही होंगे, तो भारत में लोगों को ये लग रहा था कि अगर नेपाल एक एम्पायर है और भारत और चाइना मैच खेल रहे हैं, तो ये जो एम्पायर है ये बार बार भारत के खिलाड़ियों को ही ज़्यादा आउट दे रहा है, भारत के खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा जल्दी उंगली उठा देता है, और चीन के खिलाड़ियों के लिए थोड़ा सॉफ्ट है। ऐसा नहीं है, ये एक इम्प्रेशन है, गलत इम्प्रेशन है। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे दो पड़ोसी के बीच में सौहार्द संबंध, प्रॉब्लम रहित, समस्या रहित संबंध चाहते हैं। क्योंकि एक चीज कहते हैं और उसमें से आधा हम कटा देंगे। हाथी अगर लड़े तो भी मैदान का नुकसान ही होगा, हाथी अगर मिल गए तो भी मैदान का नुकसान ये मिल गए तो भी नुकसान होगा, ये इसको हम कटा देंगे। हाथी अगर लड़ेंगे तो मैदान का नुकसान तो होगा। ए टू जॉइंट नेबर्स, ए बड़े पड़ोसी लड़ने लगे तो उसका नकारात्मक असर तो हमको पड़ेगा ही। इसलिए हम चाहते हैं कि अब एशिया का जमाना है, अपने खुद को विकास करना चाहिए। कल का विकास था दूसरा का रिसोर्स लूट कर ले जाना, दूसरा का मैन पावर, दूसरा का रिसोर्स, दूसरा का प्रॉपर्टी लूट कर धन कमाना। ये था कल का विकास का मॉडल। आज का विकास का मॉडल है खुद को करना होगा विकास के काम। खुद को करने के लिए शांति चाहिए, मित्रता चाहिए, टेंशन फ्री एनवायरनमेंट, कोई तनाव रहित वातावरण होना चाहिए, तभी विकास को तीव्रता दे सकते हैं, हम गति दे सकते हैं। इसलिए अपने देश के अंदर में हो या पड़ोस में हो, पड़ोसी से हो या अपने अंदर हो, शांति हो तो हम विकास को गति दे सकते हैं। शांति नहीं है तो उस पर हमको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। अननेसेसरीली विकास का जो प्रयास है और विकास के जो रिसोर्स हैं उसको शांति मेंटेन करने के ओर हमको खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए वो हमारे लिए, हमारे विकास के प्रयासों के लिए नुकसानदायी होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी में अच्छा संबंध हो, विश्वास का वातावरण हो, भरोसा योग्य मित्र बने, कि एक अर्का पर संदेह हो, हम आप मित्र हैं मगर संदेह है आपके ऊपर, साथ में सोए हैं, नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद आ जाएगी, मैं सो जाऊं तो मित्र क्या करेगा, मित्र के नाम में बड़ा खतरनाक आदमी मेरे पास में सोने का बहाना कर रहा है, खतरा है, तो नींद नहीं आएगी। आपको किसके साथ अच्छी नींद आ रही है आजकल? आजकल का बात नहीं, नेपाल जो, चीन या भारत? नेपाल जो अस्तित्व में है वो संतुलित नीति के साथ, न्यूट्रलिटी, ये तटस्थता की नीति के साथ, किसी का पक्ष नहीं लेना, फिलहाल ये अच्छा नहीं लग सकता है। फिलहाल हमारा साइड क्यों नहीं लिया, हमारे पक्ष में क्यों नहीं बोला, हाँ ताकत लगाओ, हमको क्यों नहीं बोला, वोटिंग क्यों नहीं किया, ये हो सकता है फिलहाल के लिए। मगर अगर आप उसका दीर्घकाल का नतीजा देखें तो हमारा न्यूट्रलिटी, हम किसी भी पड़ोसी के खिलाफ हमारा जमीन, हमारा आकाश इस्तेमाल करने नहीं देंगे किसी को भी। सबके लिए ये एक प्रतिरक्षा वाल हो गया ना जी। तो इसलिए हम चाहते हैं हमारे पड़ोसी आराम से अपने अपने विकास के काम में लगे, परस्पर में सहयोग करें, अपने रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान, अपने अपने डेवलप टेक्नोलॉजी शेयर करें। और ये जमाना है एशिया का,
अब जमाना है एशिया का, जहां से वास्तव में सिविलाइजेशन शुरू हुआ। और ये जो हमारे दो पड़ोसी महान देश हैं, इनका गौरवपूर्ण इतिहास है, इनका भूगोल, इनका सिविलाइजेशन, इनका पॉपुलेशन, इनका हिस्ट्री ग्लोरियस है। मगर यहाँ के शासकों की कमियां और खासतौर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शुरू में जो विकास हुआ वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ, एशिया के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। इंजन बना हमारे खिलाफ, स्टीमर बने हमारे खिलाफ, वेपन्स बने हमारे खिलाफ। ये तो टेक्नोलॉजी का विकास था, दुनिया के मानव जाति के लिए होना चाहिए था। हम भी साथ ही साथ आगे बढ़ते, मगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, विज्ञान प्रविधि को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इसलिए भारत जैसा देश क्या कमी था कि गरीब रहा, हिमालय से हिंद महासागर तक क्या कमी था, हिमालय से चमोलंगमा से पैसिफिक तक क्या कमी था चीन में? क्या पॉपुलेशन नहीं था काम करने के लिए? ओल्ड एज पॉपुलेशन था? ऐसा नहीं था। यंग पॉपुलेशन, जवान जनसंख्या, जनसांख्यिक लाभ दोनों को था। क्यों? इसलिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ वो इनके खिलाफ प्रयोग किया गया। और दूसरे पड़ोस के ऐसे ही हमारे यहाँ, हम तो उपनिवेश कभी नहीं बने, मगर उपनिवेश नहीं बने, गरीब तो बन गए। गरीब तो रहना ही पड़ा हमको, क्योंकि उसका जो असर है वो तो हमको भी पड़ा। इसलिए अब वो जमाना गया। मैं अभी काठमांडू में जब घूम रहा था, लोगों से मिल रहा था, तो एकदम ऐसा लगा जैसे भारत में ही हूँ। ऐसा लगा ही नहीं कि कहीं बाहर किसी दूसरे देश में है। कल्चर, संस्कार, सब कुछ भारत जैसा है। भाषा, और भारत में तो कहते ही हैं कि रोटी और बेटी का रिश्ता है नेपाल के साथ। आपको ऐसा लगता है कभी कि यह रिश्ता आपका कभी चीन के साथ भी हो सकता है? ये जो भारत के साथ जो विशेष रिश्ता है, स्पेशल है, ये कभी चीन के साथ भी हो सकता है? चीन के साथ भी कभी आपके पोरस बॉर्डर्स हो सकते हैं कि कोई भी नेपाली जाके कभी भी चीन में काम कर पाए, कभी भी जाके चीन में शादी कर ले। चीन इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा हो सकता है, उसके पास पैसा हो सकता है, बट आपको कभी ऐसा लगता है भविष्य में चीन के साथ भी ऐसे आपके संबंध हों, या ये भारत के साथ ही संभवता हो? जो एक बार हो गया वो हो गया, शायद आज वैसा भी ना हो पाता। देखिए, मैंने इससे पहले का इंटरव्यू में बोला कि मैं नेपाल के बारे में ही बोल नहीं रहा हूँ। जब मैं हमारे सभ्यता का, हमारे इतिहास का बात करता हूँ, हमारे पूर्वजों का बात करता हूँ, हमारे ऋषियों का बात करता हूँ, संतों का बात करता हूँ, तो हम उत्तराखंड, ये हिमवत खंड का बात करता हूँ। हिमवत खंड दुनिया का ऐसा जगह है, ये प्रकृति का अनुपम सौंदर्य ही नहीं, ये खनिजों का खानी भी है। यहाँ का हवा पानी ऐसा है कि यहाँ के लोग ऋषि महर्षि विद्वान बन जाएंगे। मैंने कहा कुछ पहले भी कि हमारे यहाँ 3000 साल से पहले शल्य क्रिया, चिकित्सा शास्त्र का विकास हुआ था। चिकित्सा शास्त्र का इसका प्रमाण है अभी भी चरक संहिता में हम देख सकते हैं। हम शल्य क्रिया का विकास देख सकते हैं सुश्रुत संहिता में 3000 साल से पहले। बाकी दुनिया तो अंधकार में था। हमारे यहाँ 9 ग्रह का अवस्थिति और उनका गति, नक्षत्रों का, ग्रहों का अवस्थिति, 12 राशि हमारे पूर्वजों ने बांटा है। सारा अंतरिक्ष को बांट दिए
12 भागों में, राशियों में। और कितने नक्षत्र हैं, कितने क्या हैं, कितने क्या हैं, ग्रह कितना है, उपग्रह कितने हैं। और मैंने कहा कि न्यूटन ने नहीं, न्यूटन से 500 साल पहले, 500 साल पहले कम से कम 16वीं शताब्दी का न्यूटन हुए कि 12वीं शताब्दी में 1150 में भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पता लगाया था और कैसे वृक्ष से फल जमीन पर गिरते हैं, क्यों, जिसको देखकर गैलीलियो चकमा गए थे। न्यूटन वगैरह को बहुत खोज करना पड़ा था, क्योंकि हमारा जो नॉलेज था वो विस्तार का अवसर नहीं मिला, उसको रोका गया। नालंदा क्यों जलाया गया था आपको पता है? नालंदा जलाया गया इसलिए एक सम्राट ने बीमार होने से बोला कि हमको बीमार से छुटकारा पाना है, मगर तुम्हारा औषधि हम नहीं लेंगे, धर्म के हिसाब से हम नहीं लेंगे तुम्हारा औषधि, हमको ठीक करना है आपको। तो नालंदा के ऋषियों ने, मतलब प्रोफेसरों ने आइडिया लगाया कि उनको एक मोटा सा किताब दे दी और कहे कि इसके पाने उल्टाते रहो, पाने उलटते रहो, उलटते रहो। 2-4 रोज पाने उलटते रहे, ठीक हो गए। आश्चर्य से उनसे पूछा कि हम कैसे ठीक हो गए, क्या राज है? तो उन्होंने बताया कि आपको पाने पलटाते वक्त ऐसा करना पड़ा था, क्योंकि पाने ऐसे नहीं पलटते, उसको कुछ चीज़ा गीला करना होता है। तो आप उंगली जीभ पर ले जा रहे थे पटक पटक, और पाने पलटा रहे थे। वो पाने में औषधि लगाया गया था, तो वो औषधि ऐसे करके आप ले रहे थे, उससे कुछ दिन में आपको ठीक कर दिया। तो इतना डेवलप है, ये तो खतरनाक बात हुआ। हमारा धर्म कैसे आगे जाएगा? इसको तो नष्ट करना पड़ेगा, आग लगा दो इसको। 9 लाख पुस्तकें वहाँ लाइब्रेरी में महीनों तक आग बुझी नहीं थी वहाँ। 4 साल तक। मतलब हमारे पूर्वज तब भी ऐसे थे, और हमारा मेडिसिन ऐसा इफेक्टिव था। वो धरती का हम बात कर रहे हैं, धरती का इस भूखंड का बात कर रहे हैं, जिसको हमें समझना चाहिए। और आपने जो पूछा, इन सब बातों से उलझना हमें नहीं चाहिए, ये उलझने की बात है। ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, और ब्रॉड माइंड के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना, कहाँ पर छिद्र है हमको देखना नहीं है, छिद्र में उंगली डालकर बढ़ाना नहीं है, छिद्र हमको ढूंढना नहीं है, अगर सामने आया निपटाना है, आगे बढ़ना है। तरीका हमारा ये होना चाहिए। इसलिए हम भारतीय भाइयों और बहनों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें कोई असमझदारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम 2 पड़ोसी देश हैं, आकार में छोटे बड़े हैं, मगर राष्ट्र की हैसियत से बराबर है, और इस समता के भाव से हमें आगे बढ़ना चाहिए। पिछले कुछ महीनों से जब हम आपको लगातार ऑब्जर्व कर रहे थे, तो हमने ये भी देखा कि आप एक प्रधानमंत्री तो हैं, नेता भी हैं, लेकिन आपके अंदर एक हिस्ट्री का प्रोफेसर भी है, एक दर्शन का प्रोफेसर भी है। और हाल के दिनों में आपने जितने लॉजिक्स निकाले, चाहे वो काला पानी, वो भी आपने हिस्ट्री में से निकाला, वो पूरा नक्शे की बात, रामायण के बारे में आपने कहा, वो भी आपने पूरा माइथोलॉजी से और हिस्ट्री से ही निकाला। तो बहुत सारी चीज़ें आप आजकल निकाल रहे हैं। तो कई बार मुझे लगता है कि भारत के जो नेता हैं या सरकार है, उसको एक प्रधानमंत्री और सरकार से नहीं, एक
हिस्ट्री के प्रोफेसर से भी डील करना पड़ेगा। तो इसलिए हिस्ट्री एक आपके साथ शायद हिस्ट्री पर भी वाद विवाद करने की जरूरत पड़े। हाँ, अगर जेएनयू कुछ ऐसा डिबेट ऑर्गेनाइज करेगा तो भी ठीक होगा कि हम, हाँ, भारत में बहुत सारे विद्वान हैं, मगर जो प्रचार प्रसार होना चाहिए उनके विचारों का, उनका खोज का, उनके अनुसंधान का, और जो हमारे ग्रंथें हैं, हमारे रचनाएं हैं पूर्वजों के और आविष्कार हैं, हमारे पूर्वज ऐसे इनोवेटिव थे और ऐसे रिसर्चर थे जिन्होंने कोई ऐसा पौधे का, पेड़ों का पत्ता नहीं छोड़ा होगा जिसको सिखा नहीं किया होगा। आपने ये भी देखा होगा कि भारत में 2014 के बाद, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, एक राष्ट्रवाद की लहर आई है, एक नया अलग माहौल बना है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके नेतृत्व में आप भी वही नेपाल में करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक देश को उसका प्राइड याद दिलाना चाहिए, उसमें एक राष्ट्रवाद की भावना डालनी चाहिए, जो भारत पश्चिमी देशों के साथ कर रहा है, जो भारत चीन के साथ कर रहा है इस समय, कि हमें भी बराबरी का दर्जा चाहिए, वही आप नेपाल के साथ कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले नजर आपकी भारत पर ही पड़ गई? बात ऐसा है, आज का जमाना ही, मैंने शुरू में ही कहा, ये औपनिवेशिकता का जमाना नहीं है, उपनिवेशवाद का जमाना नहीं है, कॉलोनियलिज्म का एक जमाना था, अब वो समाप्त हो गया। उसके अवशेषों को हमें समाप्त करना है, अपने मन से, अपने मस्तिष्क से। हमें अपने राष्ट्र के, अपने राष्ट्र के उत्पत्ति के, अपने राष्ट्र के इतिहास के, और अपने राष्ट्र ने क्या दिया दुनिया को, उस पर हम गर्व करते हैं कि गायत्री जो मंत्र है, गायत्री मंत्र, मंत्रों का भी मंत्र कहा जाता है, वो नेपाल के कोशी नदी के किनार में चतरा में कौशिक ऋषि ने लिखा था। मंत्रों का मंत्र, सर्वोच्च मंत्र गायत्री मंत्र कौशिक ऋषि ने कोशी के किनार में लिखा था। व्यास यहीं तपस्या करते थे। ये तपस्या ही करते थे नहीं, ये तपोभूमि तो है। तपोभूमि क्यों? ज्ञान भूमि है, ध्यान भूमि है। ध्यान का आविष्कार यहीं से हुआ था, योग का आविष्कार यहीं से हुआ था। इसलिए हमारे पास गर्व करने लायक चीजें हैं, गर्व करने के वस्तुएं हैं हमारे पास। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को अखंड भारत का कॉन्सेप्ट बनाकर आगे पुश करते हैं कि ये अखंड भारत होना चाहिए। फिर सारे जो आसपास के जो ये पूरा इलाका है, ये संस्कार हैं, ये हमारी जो इतिहास है इतना, वो सब फिर एक अखंड भारत के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। आप उससे अग्री करते हैं? नहीं। प्रश्न यह है कि इतिहास पीछे नहीं जाएगी। अखंड भारत दरअसल कभी था ही नहीं, था ही नहीं। और एक कंसेप्ट, जैसे आपको बताऊं, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, द्रुपद का देश था, विराट का देश था, जनक का देश था, उसका देश था, उसका देश था, बहुत सारे देश थे। अब से 4000 साल पहले, कम से कम हम रामायण को 7000, 9000, 12000 कहते हैं, हम 4000 साल पहले का बात करते हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता ने 4200 साल पहले गाड़ी का, कैरेट का पहिया बनाया था। उसके बाद राम के पिता दशरथ के पास 10 रथ थे, अपने लिए, 4 रानियों के लिए, और दूसरे अपने विद्वान लोगों के लिए। इसलिए उन्हें 10 रथ कहा गया, 10 रथ होने की वजह से। इसका मतलब 4200 साल से इधर का हिस्ट्री है ये। इसका मतलब मेसोपोटामिया से यहाँ तक आने में, आप फैजाबाद तक कहेंगे जी, हम अयोध्यापुरी तक कहेंगे, आप यहाँ तक कहेंगे जी, अयोध्यापुरी तक कहेंगे। इसमें फिर मेरा कोई
पूर्वाग्रह नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि हम कोई झमेला करना चाहें, ऐसा नहीं है। हम तो बस खोज किया जाए पवित्र राम भूमि, राम का जन्मभूमि असल में जो है वही पवित्र है, उसी की मिट्टी सर में लगाने से मतलब होगा। कोई दूसरी जगह को राम जन्मभूमि कहकर मिट्टी लगाने से कोई फायदा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने हिस्टोरिकल वर्जन को डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स में यूज कर लिया? नहीं, मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहता था कि हमारा हिस्ट्री जो है एक भारत, एक भारतवर्ष। भारतवर्ष का मतलब क्या था कि ये समूचा इलाका जहाँ हजारों राज थे, तब भारतवर्ष का कहा जाता था। एक ही राज्य था भारतवर्ष, ऐसा नहीं है। भारतवर्ष कई राज्य थे और ये तो यूनिफाइड भारत। दरअसल मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, सुझाव देना चाहूँगा कि यूनिफाइड भारत बना कब, ये सचमुच में हिस्ट्री को जानना चाहिए। कल्चरली एक बनना दूसरी बात है, मगर देश कई थे। त्रेता युग में भी कई देश थे, द्वापर युग में कई देश थे। विराट राजा का विराट दरबार, हस्तिनापुर, द्वारका, गोपालों का राज था, वहाँ यदुवंश का राज था। हस्तिनापुर में दूसरा का था, दूसरी जगह दूसरा का था, दूसरी जगह दूसरा का था। ऐसा बहुत राज्य थे। राज्य बनते थे, टूटते थे, जीता जाता था, हारा जाता था। वो समय ऐसा ही था, माइट इज राइट का जमाना था। जिसने जीता जीत लिया। कोई संयुक्त राष्ट्र संघ तो नहीं था, पीस कीपिंग फोर्स भी कोई नहीं भेजता था। तब जिसने समेटा और खदेड़ दिया। हाँ, इसलिए कभी था ही नहीं भारतवर्ष एक हिमवत खंड का, अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक, बर्मा तक का भूमि, उत्तराखंड के हिमवत खंड, ये हिमवत खंड के अंदर भारतवर्ष था। साउथ एशिया को भारतवर्ष कहा जाता था। इसको नामकरण इसलिए रीजन को, मगर कई राज थे। अभी जैसा 7-8 देश नहीं, तब हजारों देश थे। आपको पता है 556 देश राजे रजौटे थे इंडिया में जब ब्रिटिश आए। बिल्कुल बिल्कुल थे, और सरदार पटेल को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। तो इसलिए ये बहुत बात तक, आप जानते हैं, पंजाब का अपना कल्चर है, भाषा है, संस्कृति है, वेशभूषा है, सब। बंगाल का बंगाली, उसका डिश, उसका भाषा, उसका कल्चर, उसके वाद्य वादन, ये सब ये अलग अलग है, अलग अलग थे। ये अब एक भारत बन गया। हमारे यहाँ 123 से ज़्यादा, 125 जाति और भाषाभाषी है। उतने ही भाषा हम बोलते हैं। ये हमारा एक देश है जी। पहले यूरोप का और हमारा बनावट अलग अलग है। यूरोप एक भूमि, एक भाषा, एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र। हमारा ऐसा नहीं हुआ। हमारा डाइवर्सिफाइड है, विविधता युक्त है। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, तो फिर भारत और नेपाल का ये जो कल्चरल अलाइनमेंट है, पुराने जो चलता आ रहा है, हिस्टोरिकल अलाइनमेंट है, ये कैसे बना रहे इस समय, वो आप कैसे इंश्योर करेंगे? और जो हाल की ये जो विवाद हुए हैं, ये आपके हिसाब से कैसे सुलझ सकते हैं ताकि वही पुराना जमाना लौट आए? क्योंकि देखिए, उधर चीन भी बहुत विस्तारवादी सोच वाला देश बन रहा है, तो आपका सजेशन क्या होगा? हाँ, चीन के बारे में इंडिया का रीडिंग, फीलिंग एक हो सकता है। आपने हमसे उस पर सहमति असहमति कुछ ढूंढा भी नहीं, और हम
को बताना भी जरूरी नहीं है। नहीं, आप भारत के पर्सपेक्टिव से सहमत हैं या नहीं है? जब भारत के बारे में बातचीत कर रहे हैं, भारत से कई भाषाएं हमारा मिलता जुलता है। जैसा अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ जी बिल्कुल, टूटी फूटी हिंदी, ये पढ़ा हुआ हिंदी नहीं है, ऐसा ही बोल लिया। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हिंदी ही नहीं, नेपाली भी नहीं समझते, कई भाषा भाषिकाएं हैं। और एक चीज़ आपको समझना चाहिए कि हमारा परसेप्शन क्या है। हमारा कोसी नदी है, गंडकी नदी है, कर्णाली नदी है, जो भारत में जाते हैं, उनकी मछली को बॉर्डर पता चलता है? ये बॉर्डर पता भी नहीं चलता। हमारे बॉर्डर इलाका में जो चिड़ियाएँ हैं वो इधर से उधर जाते हैं, उधर के गाछी में बैठते हैं, इधर आते हैं, इधर के गाछी में, उधर के धान खाते हैं, इधर के गेहूँ खाते हैं। इनको बॉर्डर का पता नहीं है। पर उनको अब नया ये नक्शा दिखाना पड़ेगा आपका, इसको मानना पड़ेगा। उनको नक्शा दिखाने का जरूरत नहीं है, नक्शा हम आपको देखना होगा कि असलियत क्या है। अब इसमें हमको ये चाहिए कि हम दरअसल सच्चाई को कबूल करें, तथ्यों को मानें और फीलिंग को समझें। ये जरूरी है। फीलिंग को आधारहीन फीलिंग को नहीं, सच्चाई पर आधारित, तथ्यों पर आधारित, प्रमाणों पर आधारित फीलिंग्स, उनको समझना चाहिए। इसलिए इंडिया ने नक्शा छापा नहीं है। इंडिया ने तो नक्शा छापा है अपना देश का। तो हर देश अपने नक्शा छापते हैं ना, अपने टेरिटोरी को समेट कर छापते हैं ना। विवाद है तो नहीं, नक्शा नहीं छापते। अब पाकिस्तान के साथ आपका विवाद हो गया, आप नक्शा तो छापते हैं, अपना टेरिटोरी जो मानते हैं आप उसको मानकर। पाकिस्तान जो अपना टेरिटोरी मानता है उसको मानकर फिर छापता है। जिस दिन वो विवाद निपटारा हो जाएगा, एक ही प्रकार का नक्शा बनेगा। हाँ, ये है बॉर्डर। अगर चीन ने ऐसा किया होता तो आप चीन के साथ भी ऐसे ही करते? मैं आपको ये बताऊं कि हम सोवरेनिटी के, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के सवाल में किसी से कम, किसी से ज़्यादा व्यवहार नहीं करते। किसी ने ऑक्युपाई किया तो अच्छा हुआ, किसी ने ऑक्युपाई किया तो अच्छा नहीं हुआ, किसी ने कुछ गलत किया तो वो भी ठीक है, किसी ने गलत किया तो सचमुच गलत है। ये हमारा इंसाफ नहीं है। हम हर किसी के साथ समान व्यवहार करेंगे, हर किसी के साथ। ओली जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपने जो हिंदी में हमसे बात की है, भारत के जो हमारे दर्शक हैं वो आपकी बात सुनेंगे और उन्हें आपका जो व्यू पॉइंट है वो उनको पता चलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा, मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली।
परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। आज दिन भर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया तीसरा टेस्ट मैच काफी चर्चा में रहा। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम ये मैच गंवा देगी, लेकिन भारत के बल्लेबाज हनुमा विहारी और आर अश्विन की पारी की बदौलत टीम इस मैच को ड्रॉ करवाने में सफल हो गई। इस मैच के परिणाम से आप क्या सीख सकते हैं, आज हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको उस टेस्ट मैच के बारे में भी बताना चाहते हैं जो पिछले 47 दिनों से भारत सरकार और किसानों के बीच खेला जा रहा है। और अब ऐसा लगता है कि इस टेस्ट मैच का परिणाम भी ड्रॉ जैसा ही हो सकता है। यानी जो कुछ सरकार और किसानों के बीच चल रहा है उसमें ना तो किसी की जीत होगी ना ही किसी की हार होगी। ये मैच भी ऐसा लगता है अब जैसे ड्रॉ हो जाएगा धीरे धीरे। इसलिए अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत अहम हो गई है, जिसे आप इस मैच का अंपायर भी कह सकते हैं। लेकिन यह मैच ड्रॉ कैसे हो सकता है, इसे आपको सुप्रीम कोर्ट में आज हुई इस मामले की सुनवाई के जरिए समझना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों को रद्द करने के विषय पर बहस हुई और मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे ने कहा कि अगर केंद्र सरकार कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं लगाती तो फिर यह फैसला अदालत को लेना होगा। सरल भाषा में कहें तो कृषि कानूनों पर रोक लगाने की बजाय इन कानूनों के अमल पर रोक लग सकती है। यानी कानून तो बन गए लेकिन इनके इंप्लीमेंटेशन पर अब कुछ दिनों की रोक लग सकती है और यह एक तरह से कुछ समय के लिए ड्रॉ जैसी स्थिति होगी। सबसे पहले हम आपको आज की सुनवाई की 5 बड़ी बातें बताते हैं। पहली ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि जब लोग खुदकुशी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तो वो कृषि कानूनों पर रोक क्यों नहीं लगा सकती। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अगर सरकार इस पर फैसला नहीं लेगी तो उसकी तरफ से तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगाई जा सकती है। यानी अब अदालत इस पर रोक लगा सकती है। दूसरा पॉइंट, हालांकि सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इसका विरोध किया और उन्होंने दलील दी कि नए कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट तब तक रोक नहीं लगा सकती जब तक ये कानून मौलिक अधिकारों और संविधान के प्रावधानों के खिलाफ न हो और किसी भी याचिका में इसका कोई जिक्र नहीं है। तीसरा पॉइंट ये कि इस पर मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे ने अपनी नाराजगी जताई और कहा कि सरकार इस मामले को सही तरीके से सुलझाने में अब तक नाकाम रही है। उन्होंने कृषि कानूनों की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया है। और चौथा पॉइंट यह है कि जिस तरह से अदालत ने यह भी कहा कि जिस तरह से आंदोलन चल रहा है उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं और हिंसा की वजह से अशांति का माहौल पैदा हो सकता है और कोर्ट नहीं चाहती कि उसके दामन पर खून लगे। पांचवा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसानों की तरफ से पेश हुए वकील दुष्यंत दवे से ही जब यह पूछा गया कि अगर कानूनों के अमल पर रोक लगाई जाती है तो क्या किसान अपना आंदोलन खत्म कर देंगे,
तो इस पर किसानों की तरफ से कोई जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने किसान संगठनों से इस पर चर्चा करने का भरोसा दिया। यानी किसानों के जो वकील थे, किसान अभी इस ऑफर के लिए तैयार ही नहीं थे और जब उनसे ये साफ साफ पूछा गया तो इसका कोई जवाब नहीं दे पाए। तो अब बड़ी बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नए कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी जाए कुछ समय के लिए, तो क्या किसान अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे? अब बड़ी बात यह है, अब यहां दो स्थिति हो सकती है। पहली ये कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर विचार करते हुए नए कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल के लिए रोक लगा दे और फिर कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के फैसले का इंतजार करे। तब तक किसान भी अपना आंदोलन वापस ले ले। हालांकि इसकी संभावना बहुत ज्यादा नहीं दिखती। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट नए कृषि कानूनों की समीक्षा रिपोर्ट आने तक इनके अमल पर रोक लगा दे। इस स्थिति में भी किसानों और सरकार को कमेटी के सुझावों का इंतजार करना होगा और कुछ समय के लिए इस मामले में एक ड्रॉ जैसी स्थिति बन जाएगी। हालांकि यह स्थायी समाधान नहीं होगा। समाधान तभी निकल सकता है जब दोनों पक्षों की तरफ से सभी बातों पर सहमति बन जाए, जिसकी उम्मीद आज की स्थिति में बहुत कम है। हालांकि सरकार ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला मानने के लिए तैयार है, लेकिन किसान अब भी इस बात पर अड़े हैं कि उन्हें कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प मंजूर नहीं। अब इस मामले में 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी और संभव है कि इस मामले में ड्रॉ जैसा कोई फैसला आ जाए। हम सब जानते हैं कि हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है और हम सबकी प्रतिबद्धता उच्चतम न्यायालय के प्रति है। सर, जहाँ तक किसान आंदोलन का प्रश्न है, किसान आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार के लिए जो कुछ करने योग्य था वो सरकार ने चर्चा के माध्यम से भी किया और किसानों की बात को समझकर जो आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं उन पर भी सरकार ने विचार करने का प्रस्ताव किसान यूनियन के समक्ष रखा। किसान यूनियन के मन में है कि कानून को रिपील किया जाए और हमने किसान यूनियन को बार बार ये आग्रह किया है कि जिस प्रावधान पर आपको आपत्ति है वो प्रावधान पर आप चर्चा करिए, आपत्ति बताइए। हम लोग उस पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। 15 तारीख को वार्ता का अगला दौर है। मुझे आशा है कि किसान यूनियन के लोग उस दिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और संभवतः हम रास्ता समाधान करने में सफल हो सकें। तो सरकार और किसानों के बीच जो लंबा सा टेस्ट मैच चल रहा है अभी तक, अब ऐसा लगता है कि आगे चलकर वो ड्रॉ हो सकता है। बहुत लंबा टेस्ट मैच था, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट मैच चल रहा है वो पहले आज ड्रॉ हो चुका है और आज इस टेस्ट मैच के ड्रॉ होने की चर्चा दिन भर होती रही। अंग्रेजी में कहावत है, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। हिंदी में इसका मतलब है जो एक बार धोखेबाजी करता है वो व्यक्ति हमेशा धोखेबाज ही रहता है। सभ्य होने का दिखावा करने वाली ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम बिल्कुल ऐसी ही है और वो बदलने का नाम नहीं ले रही। ऑस्ट्रेलिया भारत से सिडनी में तीसरा टेस्ट मैच नहीं जीत पाया। टीम इंडिया के 5 खिलाड़ियों को आउट करने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद थी कि वो इस मैच को आसानी से जीत लेगा, लेकिन उसकी इस उम्मीद को भारतीय बल्लेबाज हनुमा विहारी और ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने नाकाम कर दिया। भारत की टीम की इस जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के साम दाम दंड भेद सबको विफल कर दिया और टेस्ट मैच के आखिरी दिन भारतीय टीम के दोनों बैट्समैन आखिरी गेंद तक क्रीज पर टिके रहे और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने जीतने नहीं दिया। हालांकि यह टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, लेकिन क्रिकेट के जानकार ऑस्ट्रेलिया के 11 खिलाड़ियों और भारत के 2 खिलाड़ियों के बीच हुए इस मुकाबले को असल में भारत की जीत ही बता रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मैच भले ही कोई टीम जीत जाए, लेकिन दिल दूसरी टीम, हारने वाली टीम जीत लेती है। खैर, आज तो टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, लेकिन दिल भारत की टीम ने जीत लिया। यह टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की और उनके दर्शकों की असभ्यता के लिए हमेशा याद किया जाएगा।
मैदान पर खिलाड़ियों से ये उम्मीद की जाती है कि वो सभ्य लोगों की तरह खेलेंगे और दूसरे खिलाड़ियों से नहीं उलझेंगे, हार और जीत दोनों को ही समान रूप से स्वीकार करेंगे। लेकिन इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने क्रिकेट की रूल बुक का मजाक बना दिया। मैच जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स किस स्तर तक असभ्य बन जाते हैं, उसे आप आज की 3 घटनाओं से समझिए। सबसे पहले आप ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन और भारत के ऑलराउंडर आर अश्विन के बीच हुई इस बातचीत को समझिए। टिम पेन लगातार आर अश्विन का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और वीडियो में टिम पेन कहते हैं, गाबा टेस्ट के लिए और इंतजार नहीं कर सकता, जिसके जवाब में अश्विन ने कहा, तो मैं भारत में देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता, वो तुम्हारी आखिरी सीरीज होगी। अश्विन का जवाब सुनकर टिम पेन झल्ला जाते हैं और जवाब में उनसे कुछ अपशब्द कहते हैं। अब हम आपको ऑस्ट्रेलिया की एक और असभ्यता दिखाते हैं, ये देखिए। मैथ्यू वेड एक गेंद को रोकने के बाद अश्विन की तरफ ऐसे बढ़े जैसे वो अश्विन को डराना चाहते हैं और इसके बाद वेड ने ऐसी एक्टिंग की जैसे उन्हें चोट लग गई है। लेकिन वेड असल में अश्विन का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि अश्विन को कुछ देर पहले ऑस्ट्रेलिया के एक और गेंदबाज पैट कमिंस की गेंद से चोट लग गई थी। अब आप देखिए कि जीत के लिए परेशान ऑस्ट्रेलिया की टीम कैसे नियमों के खिलाफ चली गई। स्टीव स्मिथ क्रीज से भारत के बल्लेबाज ऋषभ पंत के बैटिंग गार्ड के निशान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टीव स्मिथ कितने सभ्य क्रिकेटर हैं, पूरी दुनिया जानती है। स्टीव स्मिथ वही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं जिन्हें बॉल टेम्परिंग स्कैंडल में दोषी पाया गया था और 1 साल तक खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वर्ष 2018 में स्टीव स्मिथ ने यह स्वीकार किया था कि उन्होंने अपनी टीम के बॉलर को बॉल टेम्परिंग करने के लिए कहा था। इस विशेषण की शुरुआत में ही हमने आपसे कहा था कि जिसने एक बार धोखेबाजी की वो बार बार ऐसा करता है, और स्टीव स्मिथ अगर वाकई सभ्य होते तो वो इस तरह की हरकत नहीं करते। लेकिन उन्होंने इस हरकत से बता दिया कि वो बिल्कुल नहीं बदले हैं, वो वही स्टीव स्मिथ हैं जो बॉल टेम्परिंग भी करवाते हैं और क्रीज पर दूसरी टीमों के बल्लेबाजों के बैटिंग गार्ड के निशान भी मिटाते हैं। अब हम आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन पर आज का सबसे बड़ा अपडेट देते हैं। भारत में 16 जनवरी से, आप नोट कर लीजिए तारीख, 16 जनवरी से कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरू होगा और इस मामले पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। सबसे पहले हम आपको आज की इस बैठक की 3 बड़ी बातें बताते हैं, क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ी हुई है। भारत में सबसे पहले देश भर के 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी और इस पर जो भी खर्चा आएगा वो केंद्र सरकार उठाएगी और राज्यों पर इसका कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। दूसरी बड़ी बात है, दूसरे चरण में 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। साथ ही 50 साल से कम उम्र के उन लोगों को भी यह वैक्सीन लगाई जाएगी जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं। दूसरे चरण में कुल मिलाकर 27 करोड़ लोग इस टीकाकरण अभियान का हिस्सा बनेंगे। और तीसरी और सबसे आखिरी बात यह कि आपको वैक्सीन लगवाने के लिए अपना आधार कार्ड दिखाना होगा और इसी आधार कार्ड के जरिए आपकी पहचान होगी और आपको नई वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने इन सभी बातों पर आज चर्चा की और बताया कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने ही वाला है और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। उन्होंने इसके लिए देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कहा, आज आप सुनिए। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। बड़ी बात जो मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। साथियों, भारत जो करने वाला है उसे दुनिया के अनेक देश फिर फॉलो करेंगे, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं।
कॉरपोरेट कंपटीशन भी इसमें आ सकती है, कंट्री का प्राइड के नाम से भी आ सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 103 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है।
हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले फांसी का उपरी हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 103 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1966 में आज ही के दिन भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री उस समय तत्कालीन सोवियत संघ के शहर ताशकंद में थे, जो कि अब उज्बेकिस्तान की राजधानी है। 1965 के युद्ध के बाद सोवियत संघ की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद में ही शांति समझौता हुआ था, और इसी समझौते में यह तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान अपनी सेनाएं सीमा रेखा से पीछे हटा लेंगे। इस समझौते पर हस्ताक्षर के कुछ घंटों के बाद शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया जाता है, लेकिन उनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। शास्त्री जी को 1965 में दिए गए उनके नारे के लिए याद किया जाता है, और यह नारा था जय जवान जय किसान। वर्ष 1972 में आज ही के दिन पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर बांग्लादेश रखा गया था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान की हार के बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया था, एक नए देश के तौर पर। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था, और बाद में वो प्रधानमंत्री भी बने। फिलहाल उनकी पुत्री शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। वर्ष 1922 में आज ही के दिन पहली बार डायबिटीज के मरीजों के लिए इंसुलिन का इस्तेमाल किया गया था। इंसुलिन का पहला इंजेक्शन 14 वर्ष के एक मरीज को कनाडा के टोरंटो में एक अस्पताल में दिया गया था। पशुओं से इंसुलिन को निकालकर मनुष्यों में डायबिटीज का इलाज करने के लिए वैज्ञानिक फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंक और जे रिकार्ड मैक्लॉयड को 1923 में नोबेल पुरस्कार मिला था। वर्ष 1978 में आज ही के दिन उर्दू के मशहूर शायर इब्ने इंशा का निधन हुआ था। इब्ने इंशा को उर्दू के सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक माना जाता है, और उनकी सबसे मशहूर पुस्तक का शीर्षक था उर्दू की आखिरी किताब। जगजीत सिंह द्वारा गाई गई एक मशहूर गजल इब्ने इंशा ने ही लिखी थी, और इस गजल के बोल थे, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस गजल को जरूर सुना होगा। वर्ष 1988 में आज ही के दिन अमेरिकी वैज्ञानिक इसिडोर इसाक राबी का निधन हुआ था। उन्हें 1944 में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के लिए फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इस खोज का इस्तेमाल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI तकनीक में किया जाता है। MRI एक मेडिकल इमेजिंग तकनीक है जिसके जरिए बीमारियों का पता लगाया जाता है, और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल भी जरूर किया होगा। तो DNA में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।